नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई माननीय तेज प्रताप यादव जी जनता दल यूनाइटेड की ओर से आयोजित एक इफ्तार पार्टी थी, उसमें एक साथ नजर आए। इफ्तार पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से थी। दोनों भाई एक साथ एक कार में आए और एक ही साथ लौट करके गए और कहा गया, माननीय तेज प्रताप यादव जी, जिनको आज तक अब अपना सबसे खराब आदमी या खराब दुश्मन मानते थे एक तरीके से, उनके साथ बैठ करके गए और वो तेजस्वी यादव के सलाहकार थे। इसके बाद इस तमाम घटनाक्रम के बीच में राबड़ी देवी की भूमिका को बहुत बड़ा माना जा रहा है। दीवार एक फिल्म आई थी, कालजयी दृश्य है, जिसको आपने गाहे बगाहे देखा ही होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन बड़े गुरूर के साथ कहते हैं, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। इसके बाद एकदम टनटनाता हुआ म्यूजिक होता है और एक कालजयी डायलॉग आता है, आवाज आती है। आमतौर पर ऐसी आवाजें सन्नाटा चीरते हुए आती अच्छी लगती हैं, लेकिन यहां म्यूजिक के बीच में से, शोर शराबे के बीच में से एक आवाज आती है और चहुओर सन्नाटा छा जाता है। शशि कपूर कहते हैं, मेरे पास मां है, और यहां से सब कुछ बदल जाता है, सन्नाटा छा जाता है। बिहार में दीवार पार्ट 2 बन रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन की भूमिका तेजस्वी यादव निभा रहे हैं और शशि कपूर की भूमिका में तेज प्रताप यादव हैं, और ये सच में ऑफेंसिव नहीं है। और मां जो है वो राबड़ी देवी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के शशि कपूर यानी तेजस्वी यादव को हर बार पार्टी में बचा लेती हैं। और म्यूजिक का तो क्या ही करें, तेज प्रताप यादव खुद भोंपुलिये प्रचार कर रहे थे कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार नीतीश चाचा की सेकुलर दावत में पहुंच गए और सब बराबर हो गया। और इसके बाद जहां एक तरफ नए सियासी गठजोड़ की संभावना तलाशी जा रही है, टटोला जा रहा है कि कुछ नया पक रहा है क्या बिहार में, तो दूसरी तरफ राजद परिवार की मुखिया राबड़ी देवी की निर्णायक भूमिका की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव कुछ दिन परिवार से दाएं बाएं रहने के बाद वापस लौट के घर में आ गए हैं। इसी को लेकर के बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो बात यह है कि राबड़ी देवी चाहती हैं कि जो दोनों भाइयों को लड़ाने की कोशिश करने वाले लोग हैं, अभी भी राष्ट्रीय जनता दल का यह मानना है कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को लड़ाने वाली तीसरी कोई शक्तियां हैं, जिसकी वजह से तेज प्रताप अक्सर बमबमा जाते हैं और लड़ जाते हैं। राबड़ी देवी जो माता जी है, उनका मानना है कि दोनों भाई एक रहें, लड़े नहीं, इसी में पार्टी का फायदा है। लेकिन बीच बीच में तेज प्रताप यादव का मनमुटाव साफ साफ दिख जाता है। तेज प्रताप कई बार कह भी चुके हैं, ऐसा हमने सुना है कहीं से, हम आधिकारिक रूप से नहीं पुष्टि कर रहे हैं, कह चुके हैं कि लालू प्रसाद तेजस्वी को अधिक मानते हैं, राबड़ी देवी यानी उनकी मां उन्हें ज्यादा मानती है। हाल ही में तेज प्रताप यादव ट्विटर पर इस्तीफा देने की बात भी कर रहे थे, बड़ा जोर शोर से चिल्लाए थे कि अब हम पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि वो नहीं जाएंगे। और इन दोनों मुझे यह अनुभव हुआ है कि तेज प्रताप या राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को गंभीरता से लेना अपने आप में एक गंभीर रिस्क वाला काम है। तो अब नहीं लग रहा है कि तेज प्रताप यादव पार्टी छोड़ करके जाएंगे, और ऐसे बहुत बार तेज प्रताप यादव ऐसी गीदड़ भपकी दे चुके हैं, लेकिन करे धरे कुछ नहीं है, और अब नहीं लग रहा है कि तेज प्रताप यादव इस्तीफा देंगे। खैर, बात राबड़ी देवी की मैनेजमेंट हमारा आज का मुद्दा है। राबड़ी देवी ने परिवार को और पार्टी को कई मुश्किल परिस्थितियों में संभाला है। लालू प्रसाद यादव का जेल आना जाना रहा है, घोटालेबाज रहे हैं बहुत बड़े, और उसकी वजह से उनको अक्सर जेल में आना जाना पड़ता रहा है। 9 बच्चे हैं लालू यादव के, परिवार संभालना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन राबड़ी देवी जी ने 9 बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला है। 1974 से 77 के बीच लालू यादव जब एक तरफ बिहार की राजनीति के सिरमौर बन रहे थे, तो उसी दौरान कई बार गिरफ्तार हुए और जेल भी गए। बाद में चारा घोटाला में लंबे वक्त के लिए गए और 25 जुलाई 1997 को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिला। नाम था उसका राबड़ी देवी, जिसकी पहचान सिर्फ इतनी थी कि वो लालू यादव की पत्नी है। उसके अलावा राबड़ी देवी का कोई अस्तित्व नहीं था, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस वजह से बड़ा कहा गया कि कैसे राजनीति संभालेंगी। लेकिन जो कुछ उन्होंने उसके बाद 97 के बाद आज 2022 हो गए हैं, इन 25 सालों के दरमियान किया, वो अपने आप में एक नजीर है। उन्होंने घर और राजनीति दोनों को संभाला। राबड़ी देवी ने खुद एक बार कहा था कि मुझे उनके जेल जाने की आदत सी हो गई है, मतलब लालू यादव जेल आते जाते रहते हैं, कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू। इतनी विपरीत परिस्थितियां थी, तमाम दबाव थे, लेकिन उन्होंने पार्टी और परिवार दोनों को संभाल करके रखा। इसके अलावा राबड़ी देवी के 2 भाई थे जो राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा ही थे। एक साधु यादव थे, जिनको तेज प्रताप यादव ने कुछ देर रोज पहले ही ये कहा था कि संभल के रहो, बुढ़ऊ हो, पैजामा से बाहर ना निकलो। ये साले जो इनके दोनों हैं, 2 साले हैं, इनकी वजह से पार्टी को कई बार नुकसान झेलने पड़े। नुकसान का जब असर दिखने लगा पार्टी के ऊपर, तो राबड़ी देवी ने उन दोनों को भी अलग किया। तब लगा था कि साधु यादव और सुभाष यादव पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन राबड़ी देवी का जो मैनेजमेंट था
उसके नतीजे के तौर पर कुछ कर नहीं पाए। राबड़ी देवी ने यह भी समझ लिया था कि दोनों की वजह से पार्टी असमंजस में पड़ेगी, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। चारा घोटाले मामले में जब लालू यादव जेल से बाहर निकले तो लालू यादव की तबीयत भी बड़ी खराब रहती थी। जब जब निकले हैं तब तब उनकी तबीयत खराब ही रही है। बिहार से ज्यादा वो दिल्ली में रहते थे, तो राबड़ी देवी भी दिल्ली ही जाकर के रहती थी और लालू यादव की सेहत का बड़ा ख्याल करती थी। कई बार चर्चा यह भी हुई कि राष्ट्रीय जनता दल टूट सकती है, लेकिन जो आज की तारीख में नतीजा यह है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में जनता के द्वारा घोषित सबसे बड़ी पार्टी मानी गई है। हालांकि अब जाकर के दूसरे नंबर पर चली गई है, लेकिन फिर भी नंबर 1 पार्टी रही है और बहुत बड़े लंबे वक्त से रही है। और इसका जो श्रेय जाता है, अगर हम 21वीं सदी में देखें तो राबड़ी देवी का ही जाता है। उनका मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा था। कुछ समय पहले जब लालू प्रसाद यादव पटना भी आए थे तो सीधे वो राबड़ी आवास भी गए। ये दिखाता है कि वो उनका जो पार्टी हाईकमान मानते हैं वो आज भी वो राबड़ी देवी को ही मानते हैं। लेकिन इस दौरान एक बड़ा बवाल हो गया था। तेज प्रताप यादव का गुस्सा भड़क गया था। उन्होंने जो करते रहते हैं अक्सर, सरकारी आवास, अपने ही सरकारी आवास के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी, फिर धरना बैठ गए तो मान मनौवल हुआ। उन्होंने कहा मानेंगे ही नहीं किसी द्वारा मनाए जाने के बाद। फिर राबड़ी देवी रात के समय लालू यादव को लेकर के जाती हैं तेज प्रताप यादव के घर पर। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव का पैर धोते हैं एकदम आदर्श बेटे की तरह, तब जाकर के मामला शांत हुआ। ये राबड़ी देवी के मैनेजमेंट का नतीजा है। बार बार वो मना ले जाती है। खास करके सबसे बड़ी उनकी समस्या आज की तारीख में तेज प्रताप यादव ही है, लेकिन वो मैनेज कर ले जाती हैं हर बार। अब ये राबड़ी देवी की बात हो गई। इसके अलावा तेज प्रताप और राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर आते हैं। जदयू की इफ्तार पार्टी थी, उसमें तेज प्रताप यादव जिस पर बड़ा आरोप लगा रहे थे जीतन राम मांझी, और कह रहे थे उनके इशारों पर हमारे खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं, उनके बगल में बैठे हुए नजर आई। सबसे बीच में नीतीश कुमार थे, उनकी दाईं तरफ जीतन राम मांझी थे और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव उनके बगल में थे। नीतीश कुमार की बाईं तरफ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बैठे। जो एक डेकोरम होता है वो मेंटेन किया गया। नेता प्रतिपक्ष किनारे की तरफ बैठे और इस दौरान तेज प्रताप यादव को उस लाइन में जगह नहीं मिली। इन तमाम चीजों के बीच तेज प्रताप यादव लगातार जीतन राम मांझी से बात भी करते रहे, जिनसे बड़ी समस्याएं हैं तेज प्रताप यादव को और बहुत कुछ बोलते रहते हैं उनके बारे में। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी के जिस प्रवक्ता का नाम लिए बिना उन्होंने आरोप लगाया था कि बड़ा बवाल वही करवा रहा है, उसी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, उससे भी तेज प्रताप यादव ने बात की थी। तेज प्रताप यादव को लेकर के बात की जाए तो आज की तारीख में उनकी बातों का बहुत ज्यादा मूल्य रह नहीं गया है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है कभी भी। अक्सर यही देखने को मिला है हम लोगों को। और आज भी, आज की तारीख में अगर देखेंगे आप तो तेज प्रताप यादव ने इस्तीफे की बात कही थी, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि तेज प्रताप यादव इस्तीफा देने के मूड में है। जीतन राम मांझी को बड़ा भला बुरा कहा था और कहा था हमारे खिलाफ साजिश चल रही है। उनके साथ भी इफ्तारी खा रहे थे। इसके अलावा जिस प्रवक्ता के ऊपर आरोप लगाया उसके साथ भी इफ्तारी खा रहे थे और बातचीत कर रहे थे। अब नतीजा क्या निकलता है? नतीजा तो क्या ही निकलेगा, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव अब मान गए हैं और पार्टी में उनको आना ही अब बेहतर लग रहा है। और उनको भी लग रहा है कि उनके अस्तित्व का जो मूल है वो पार्टी में है। उससे ज्यादा बाहर निकलेंगे, ज्यादा फुदकेंगे, ज्यादा छिटकेंगे तो उनका मामला गड़बड़ा जाएगा और कोई भी उनको अगली बार विधायक भी बनने के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। ना टिकट मिलेगा पार्टी से और ना ही तमाम चीजें उनको सुविधाएं मिलेगी जो पार्टी का नेता होने के नाते अभी उनको मिल रही है। बकाया राबड़ी देवी की जो मैनेजमेंट स्किल है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है राबड़ी देवी इस परिवार को, इस बिखरते हुए घर को कब तक संभाल पाएंगी, वो आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। कार्यक्रम को साझा करिएगा। अब बढ़ चलते हैं हम अगले हिस्से में, जो है इन शॉर्ट। लंबे समय से श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है, खराब आर्थिक व्यवस्था वहां पर है और इसके बीच में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने भाई महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए सहमत हो गए हैं। श्रीलंका के लिए संभवतः ये अच्छी खबर है। इसके अलावा पंजाब में बड़ा बवाल हुआ है। पटियाला में मार्च निकालने पर बवाल हो गया। ऐतिहासिक श्री काली माता मंदिर के पास शिवसैनिक और खालिस्तानी समर्थक सिख संगठन आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। पुलिस ने दोनों पक्षों को रोकने के लिए फायरिंग भी कर दी और तलवार लगने से एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया है। और भगवंत मान सिंह ने वाकये पर बड़ी चिंता जताई है और पुलिस को शांति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक और खबर बिहार से ही। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने एक निर्देश जारी किया है। उसमें कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक सलाह दी जाती है कि जब भी पार्टी का कोई कार्यक्रम हो या उस दौरान बैनर या पोस्टर लगाए जाएं तो बिहार के सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही फोटो लगाया जाए, उसके अलावा किसी और का फोटो ना लगाया जाए। इसके अलावा खबर उत्तर प्रदेश से। एटीएस ने
कल रात देर रात देवबंद में एक कार्रवाई करते हुए एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि वो युवक फर्जी आईडी के आधार पर देवबंद के नामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम में इस्लामिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसके साथ एक अन्य युवक को भी पकड़ा गया है, जिसे पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। दारुल उलूम के बारे में आपको बताएं तो यहाँ से शिक्षा लिए हुए कई जो लोग हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिलब्ध और बड़े बड़े आतंकवादी हैं। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करने की आवश्यकता है जो सामान्य श्रेणी के नियुक्त अंतिम उम्मीदवार की तुलना में अधिक मेधावी हैं। यानी कि जो सामान्य के लिए कैटेगरी बांटी गई है, जो उनके लिए सीटें होंगी, उसमें आरक्षित कोटा में अगर किसी के पास नंबर ज्यादा आ जाते हैं तो उसको सामान्य कोटा से नौकरी दी जाएगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आरक्षित सीटों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता था। शीर्ष अदालत ने कहा इसके परिणाम स्वरूप सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के बाद आरक्षित सीटों को योग्यता के आधार पर अन्य शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. रत्नागिरी की पीठ ने 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ सहित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों पर गौर करने के बाद यह फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे उम्मीदवार जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और उनके नंबर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से ज्यादा है, उनकी नियुक्ति पर विचार करने की आवश्यकता है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। किसी ने कहा है एक शिक्षित मन की पहचान यह है कि वो किसी भी विचार को स्वीकार किए बिना उसके साथ सहज रहे। आमतौर पर यही होता है कि आप मान लीजिए कि आप गांधी जी का समर्थन करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उस बात का विरोध करता है, तो आप उसके साथ सहज नहीं हो पाते हैं। आपको लगता है उसके रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो आपको सभी को स्वीकार करना चाहिए और सभी विचारों को सुनना, समझना और देखना दाखना चाहिए। मानहानि किसी की इससे नहीं होती है। और फिलहाल के कार्यक्रम में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।